अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट होना है। ऑलमोस्ट हमारा कोर्स इसका कंप्लीट होने वाला है। जस्ट वन चैप्टर रिमेनिंग है इसका। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स का कोर्स जो हमारे पास है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास क्या होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके में मैंने आपको पढ़ाया था, रिवीजन में आपको साथ साथ करवाती रहती हूँ। रेडियो एक्टिव डिके में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 से ज़्यादा होता है। ये खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट करते हैं। ये रेडिएशंस जो होती हैं ये 3 तरह की होती हैं: अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन। साथ ही साथ मैंने अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन की आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि अल्फ़ा की आयोनाइजेशन क्या होती है, बीटा की आयोनाइजेशन क्या होती है, गैमा की क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा डिके हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी एलिमेंट से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो उसके मास में से 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाता है। इसका मतलब है हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई बनते हैं जिन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा की। इसी तरीके से मैंने बीटा का भी आपको बताया था और गैमा का भी मैंने आपको बताया था कि गैमा डिके के दौरान क्या होता है और बीटा डिके के दौरान क्या होता है। हमने इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी रिलेशन आपको दे दिया जाए, कोई एलिमेंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी इक्वेशन बनाएं फॉर अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, तो आपने उन्हीं जनरल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उनकी इक्वेशन बनानी है। तो मैंने जनरल इक्वेशंस आपको लिखवाई थी अल्फ़ा डिके में, बीटा डिके में और गैमा डिके में। ये सब चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके। जो अल्फ़ा डिके है उसकी थ्योरी हमें क्या बताती है, सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की तरफ जाएंगे। थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके जो है बेसिकली जैसे नाम से शो हो रहा है, अल्फ़ा डिके मतलब ये ऐसा डिके होगा कि कोई एलिमेंट है हमारे पास, लेट्स सपोज एक्स एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट होता है, डिके होता है और ये किसी वाई एलिमेंट में चेंज हो जाता है। क्योंकि ये अल्फ़ा डिके है तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इमिट होंगे। ये हमें बताता है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कैलकुलेशन में लैम्डा से। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है हमारे पास वेरीज रैपिडली विद स्मॉल चेंज इन एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल। अब इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि ये थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है। थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके बता रही है कि जब आपका पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में चेंज होगा, इसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, तो जो कांस्टेंट होगा ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा जो होगा ये रैपिडली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? अगर इसमें हम स्मॉल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, स्मॉल एनर्जी से इसमें जो चेंज आएगा उसको हम कह रहे हैं कि जो लैम्डा है वो वेरी करेगा किसके साथ? स्मॉल चेंजेस इन एनर्जी इमिटेड ऑफ इमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल। मतलब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं ये जिस एनर्जी के साथ इमिट हो रहे होंगे, ये लैम्डा इसकी एनर्जी के साथ वेरी करेगा और रैपिडली वेरी करेगा, मीन्स चेंज होता जाएगा। द लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी। द लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई का मतलब है कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा देर तक रह सकता है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 साल है, 3 साल है। कोई भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के दौरान वो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ख़ुद को पूरा का पूरा डिके करने के लिए। तो जो लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं लेकिन होंगे रेडियो एक्टिव ही, डिसइंटीग्रेट करते रहेंगे ख़ुद को, इमिट लीस्ट एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल। उनसे जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते हैं वो लीस्ट एनर्जेटिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स,
अब यहाँ इस एलिमेंट की जो टोटल एनर्जी है वो है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस एलिमेंट से पार्टिकल निकलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिहाज से, तो डेफिनेट बात है कि इसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसके बाद ये एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं कि इसकी 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है टोटल, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन किस एनर्जी के साथ डिसइंटीग्रेट हो रहा है? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ डिसइंटीग्रेट हो रहा है। मीन्स यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो इस केस में मैंने एग्जांपल ली है इसमें जो एनर्जी इमिट हो रही है वो है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेट बात है कि वो एलिमेंट जहाँ से जो पार्टिकल कम एनर्जी के निकल रहे हैं वो ज़्यादा देर तक रह सकेगा, लेकिन जब इसमें से ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल निकलने लग जाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ख़ुद को डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी में से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो ये और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका जो लिव्ड टाइम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। शॉर्टेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई, जो शॉर्टेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई होती हैं, इमिट मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल, वो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल इमिट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं कोई एलिमेंट एक्स ले लूँ, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है, 10 अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ये शॉर्टेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई कंसीडर होगा। क्योंकि इससे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से यहाँ से एनर्जी इमिट हो रही है, तो ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम टाइम लेगा ये। लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट को कहूँ कि ये 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इमिट कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल, तो इसका मतलब होगा ये लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई है। क्योंकि यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है। दिस वाज फर्स्ट कोरिलेट इन गीगर नोटेल रूल। ये पहली मरतबा कहाँ पर किस रूल में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? गीगर नोटेल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसे अपने रूल में इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लॉग लैम्डा का मतलब है कि ये आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरह, लॉग लैम्डा एंड लॉग आर प्लॉट गिव अस द स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉग लैम्डा और लॉग आर के दरमियान में अगर हम प्लॉट फाइंड आउट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। हो सकता है इस तरीके से हो सकता है इस तरीके से हो सकता है इस तरीके से हो, लेकिन होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट बनते हैं कि अगर जो हमारे पास था गीगर नोटेल रूल, वो उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या बनती हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे अभी इक्वेशन डिस्कस की लॉग लैम्डा की। अकॉर्डिंग टू द गीगर नोटेल रूल इसने इक्वेशन दी लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी। अब यहाँ पर ये सारे फैक्टर क्या हैं, ये इक्वेशन आपको ड्राइव नहीं करनी है, आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद करनी होगी। ए जो है हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन जो हमें ग्राफ से मिलेगा, बी हमारे पास कांस्टेंट है, आर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास है आर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी के। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी रेंज उतनी ज़्यादा होगी, और एनर्जी टू पावर 3/2 है। जब हम इस साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को मैंने स्मॉल के का नाम दिया हुआ है, ये एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में देखिए मुझे आर की वैल्यू मिल गई है। अब इस आर की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। यहाँ पर लॉग आर की जगह लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी एज इट इज़ आ गया। ए लॉग
जो के था हमारे पास, अब जो के है और ई है इसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी ए लॉग, इस इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए लॉग e⁻³ प्लस लॉग के प्लस बी। ये इस तरीके से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। मतलब लॉग के, ये जो के था कांस्टेंट, इसके साथ भी लॉग था और ई के साथ भी लॉग था, मैंने उन दोनों का लॉग सेपरेट कर दिया, दरमियान में प्लस आ जाएगा हमारे पास। लेट अस कंसीडर दैट दिस टर्म लॉग के है हमारे पास और प्लस बी है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए बी प्राइम का नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस टर्म को, पूरी टर्म को बी प्राइम का नाम दिया हुआ है। बाकी जो टर्म है हमारे पास वो एज इट इज़ है, ए लॉग e⁻³/2। लेकिन जब हम लॉग लेते हैं किसी भी चीज़ का e⁻³/2 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है। तो मैंने स्टार्ट में ये 3/2 मेंशन कर दिया। ये देखिए 3/2 ए लॉग ई। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है ए लॉग ई टर्म, इसको मैंने ए प्राइम कह दिया फॉर सिंप्लिसिटी। सो 3/2 ए प्राइम प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू लॉग लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो रूल हमने कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट जो हमारे पास इस थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो हैं, ऑल द न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली। अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे एक ही टाइम में उठकर बाहर नहीं भाग जाते। मींस हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम कंसीडर करते हैं और न्यूक्लियस में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि इस न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन भी निकलेगा, इसके अंदर से प्रोटॉन भी निकलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ये न्यूक्लियाई जो होंगे ये सेम टाइम पर डिसइंटीग्रेट कभी भी नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप डिसइंटीग्रेट होते हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ बैरियर पोटेंशियल। आगे रीज़न भी मेंशन की है इस पॉइंट की कि क्यों ऐसा होता है, मींस ये स्टेप बाय स्टेप क्यों डिसइंटीग्रेट होते हैं, एक ही टाइम में क्यों डिसइंटीग्रेट नहीं होते, वहाँ पर बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स अल्फा पार्टिकल इनसाइड द बैरियर कैन नॉट एस्केप। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बैरियर पोटेंशियल डिटेल से पढ़ाया था क्वांटम मैकेनिक्स 1 में। बैरियर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपके पास एक बैरियर है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, मैनी टाइम स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इसके बाहर निकलने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये मैनी टाइम्स क्लाइड करे और अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा कर ले कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। ऐसा पॉसिबल है अगर ये मैनी टाइम्स क्लाइजन कर ले। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स वो पार्टिकल जो इस बैरियर के अंदर आ चुका वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो वही क्लासिकल मैकेनिक्स ये बात कर रही है कि अल्फा पार्टिकल इनसाइड द बैरियर, जो बैरियर के अंदर होंगे, पोटेंशियल बैरियर के अंदर हैं, वो एस्केप आउट नहीं हो सकते। इसीलिए ये डिसइंटीग्रेशन जो है सेम टाइम पर पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू गो आउटसाइड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को बाहर जाने के लिए अल्फा पार्टिकल जो है इनएमिट होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैच करनी चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी से, कि वो उसकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमें बताती है, काइनेटिक एनर्जी से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है, एलिमेंट है 23892 हमारे पास एलिमेंट होता है यूरेनियम। अब फॉर एग्जांपल इसमें से हम रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके करवाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, लेकिन सारे सेम टाइम पर इमिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। कितना बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है? इतना बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास क्या हाल होगा कि भाई हमने इन वाले पार्टिकल्स को भी बाहर निकालना है, तो हमारे पास हल होगा कि हम इस एनर्जी को किसी तरीके से ओवरकम कर सकें। उसके लिए हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है जिसे हम एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं। वहाँ से हम सारी वैल्यूज़ पुट करके एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल विद द एनर्जी, हमने एनर्जी काउंट की हुई है
नेक्स्ट में आपको कैलकुलेशन में शो हो जाएगा। तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दें हम, तो ओवरकम कर सकते हैं इस बैरियर के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है, यही रीज़न है कि सेम टाइम पर जो सारे न्यूक्लियाई होते हैं वो साइमल्टेनियसली डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते। अब इसी तरीके से जब हमने एग्जांपल ली यूरेनियम 238 की, तो हमें पता चला कि अगर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर हो तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको ओवरकम कर सकती है। ये हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, जो डिस्टेंस के दरमियान है और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान है। अब यहाँ पर देखें एक बैरियर बना हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है वेल की तरह का, ये एक बैरियर है जिसका पोटेंशियल है V0 और डिस्टेंस है R0। यहाँ पर मौजूद R1 है और ये R2। जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं पोटेंशियल बैरियर के अंदर, जिनकी बात हुई है कि वो डिसइंटीग्रेट सेम टाइम पर नहीं करते। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उनका पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है कुछ पार्टिकल का, जिन्हें ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है। V ऑफ R जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वो हमारे पास होता है 2GE² डिवाइडेड बाय R। डायरेक्ट ही आप मेंशन करेंगे रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियस सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ये बेसिकली हमारे पास सेपरेशन है और ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है। जिस तरीके से हमने डिस्टेंस को ज़्यादा किया, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम होती गई और एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी जैसे ही हम डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो हमें पता होना चाहिए कि ये जो अल्फ़ा डीके हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डीके को कंसीडर कर रहे हैं, इसकी कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अल्फ़ा डीके को फॉलोइंग लॉज ओबे करने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि एक एटम में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर डिसइंटीग्रेट भी होते हैं तब भी उन्हें कंजर्व्ड रहना चाहिए। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कंजर्व्ड रहना चाहिए किसी भी एटम के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P = mv से। ये जो लीनियर मोमेंटम है ये भी पार्टिकल का कंजर्व्ड रहना चाहिए ड्यूरिंग दी अल्फ़ा डीके। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, मास एनर्जी भी कंजर्व्ड रहनी चाहिए। मास एनर्जी का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन E = mc²। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब है कि मास एनर्जी को अगर कन्वर्जन हो भी रही है, ओवरऑल सिस्टम कंजर्व्ड रहना चाहिए। हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी जो होती है उसी को हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन, जब एक एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। रेंज ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये बेसिकली आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन विच फैक्टर द रेंज ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल डिपेंड। रेंज ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर के ऊपर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर, कि आपने कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया हुआ है। नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच द रेज ट्रैवल, फॉर एग्जांपल अगर आप एयर में रेज ट्रैवल करवा रहे हैं, ये एक डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट है। अब इसमें से अब रेज निकल रही हैं अल्फ़ा रेज, आप इनके सामने रख देते हैं कोई हार्ड शीट और दूसरी तरफ है हमारे पास एयर, तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है हमारे पास, उनकी रेंज क्या होगी। डेफिनेट बात है कि एयर में ज़्यादा होगी उसकी रेंज, और कोई भी हार्ड शीट है यहाँ पर तो उसमें रेंज उसकी कम होगी, ज़्यादा देर तक वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। तो मीडियम जिसमें ट्रैवल कर रही है रे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो रेंज है अल्फ़ा पार्टिकल की वो क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ इमिशन एज अ रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू V⁴। ये जो V लिखा हुआ है ये है V⁴। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑफ इमिशन रेंज, जो इमिशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पर हो रहे हैं
अल्फ़ा पार्टिकल वो जिस वेलोसिटी से इमिट हो रहे हैं वो v⁴ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन, पीछे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, मास एनर्जी पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं =mc² में और डेरिवेशन पुट करते हैं तो हमारे पास आता है mp² =md² c² प्लस m अल्फ़ा c², ED प्लस ई अल्फ़ा। ई अल्फ़ा अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी, ED डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी, MA मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, MD c² स्पीड है हमारे पास जिस स्पीड से वो इमिट होंगी, MD मास ऑफ डॉटर, MP मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी इक्वेशन जो हमारे पास होती है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो यह हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी इक्वेशन से। ये इक्वेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, MCQs में इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q = MP मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस MD मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस m अल्फ़ा मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल c² आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कैलकुलेशन करके हमें मिल जाएगा 4.267 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द यूरेनियम, फॉर द डीके ऑफ यूरेनियम 238 इंटू दी 23490, मतलब यूरेनियम डीके होकर थोरियम बना रहा है, 238 से कन्वर्ट हो रहा है 234 में। अब इसी प्रोसेस के दौरान हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रैगलिंग। स्ट्रैगलिंग क्या होती है, इसकी रीजंस क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। ग्राफ बिटवीन द स्पेसिफिक आयनाइजेशन एंड द डिस्टेंस इज नोन एज द ब्रैग कर्व। ये ग्राफ अभी मैं आपको शो करवाती हूँ, ये कौन सा कर्व है। दिस शोज दैट द स्पेसिफिक आयनाइजेशन इंक्रीजेस। यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक आयनाइजेशन पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और रिड्यूस टू 0 हो जाएगी। जब ये डिक्रीज करना स्टार्ट करती है तो उसके एंड पर हमारे पास एक टेल की तरह का हमें ग्राफ नज़र आता है। उस टेलिंग अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बिफोर रीचिंग टू दी ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर नहीं बल्कि बिफोर रीचिंग टू दी ज़ीरो, उस टेलिंग अफेक्ट को हम बोलते हैं स्ट्रैगलिंग अफेक्ट। अब ये टेलिंग अफेक्ट हमें किस तरीके से नज़र आता है, ये देखें, ये ग्राफ मैंने मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और ये है आयनाइजेशन। पहले आयनाइजेशन इंक्रीज कर रही है, उसके बाद इसे डिक्रीज़ करना चाहिए था लेकिन डिक्रीज़ तो कर रही है, यहाँ पर आकर इसने टेलिंग अफेक्ट शो किया। ये जो प्रोसेस है टेलिंग अफेक्ट का यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे स्ट्रैगलिंग। स्ट्रैगलिंग बेसिकली हमारे पास होती क्या है, किन रीजंस की वजह से होती है। ऑल दी पार्टिकल्स आर नॉट इमिटेड विद द सेम एनर्जी, ये हमने पीछे भी पढ़ा। all the particles do not lose the same amount of energy when they encounter the molecule। फॉर एग्जाम्पल एक मालिक्यूल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके सामने कोई दूसरा मालिक्यूल आ गया ड्यूरिंग द कलयन के दौरान में ये अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल सेम एनर्जी को लॉस नहीं करते। दिस इज द रीज़न दैट ऑल द पार्टिकल डू नॉट रीच द एंड ऑफ द रेंज साइमल्टेनियसली। यही रीज़न है कि किसी पार्टिकल ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की, किसी पार्टिकल ने कम एनर्जी कंज्यूम की। तो जो पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर चुका है वो 0 लेवल तक पहले पहुंचेगा, वो पार्टिकल जो कम एनर्जी कंज्यूम कर चुका है वो 0 लेवल पर बहुत देर से पहुंचेगा। तो इस अफेक्ट को हम नाम देते हैं स्ट्रैगलिंग अफेक्ट का। अब यहाँ पर मैंने आपको एक असाइनमेंट असाइन की है, काइंडली इसे आपने मंडे तक सबमिट करवा देना है मुझे। आपने मंडे को ये असाइनमेंट हार्ड फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में आपने लिखकर और उसकी पिक्स मुझे व्हाट्सएप करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी 3.1 एग्जाम्पल और 3.3, दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल आपने करनी है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्जाम्पल्स में या आज के लेक्चर में तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।